हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन एडुवर्ड एकेडमी। एडुवर्ड एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपन डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर्स की जो भी ऑल एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन यहाँ पे रहने वाला है। अपन डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में जो आपको एग्जाम के अंदर आपका बेसिक क्लियर करने के अंदर हेल्प करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बेल आइकन दबा के चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करें, सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सेशन फॉर ऑल नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए ये सीरीज शुरू की है अपन ने। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट क्वेश्चन अपन करने की कोशिश करते हैं। नर्स चैनिंग इज केयरिंग फॉर 4 clients and is preparing to do his initial rounds. विच क्लाइंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। यहाँ पे अपन प्रायोरिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हैंडल करने वाले हैं कि एक नर्स है जो केयरिंग कर रही है, उसके पास 4 पेशेंट्स हैं और वो एक इनिशियल राउंड के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो इनमें से कौन सा जो पेशेंट है उसको नर्स सबसे पहले असेस करेगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन के ऑप्शन ए की। एक क्लाइंट विथ डायबिटीज बीइंग डिस्चार्ज टुडे, कि एक क्लाइंट है जिसको पेशेंट या क्लाइंट है जिसको डायबिटीज है और आज उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो इसमें कोई भी प्रायोरिटी बेसिस यहाँ पे इसकी प्रायोरिटी यहाँ पे कोई नहीं बन रही है। इसको सबसे पहले असेस करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर वो डिस्चार्ज के लिए टुडे है तो ये क्या एक तरह से स्टेबल पेशेंट कंसिडर किया जाएगा, स्टेबल पेशेंट। तो इसको प्रायोरिटी यहाँ पे देने की कोई भी जरूरत नहीं है। एबीसी के लिए मैं आपको बताऊं कि जो सबसे पहले अपन याद करते हैं कि जो प्रायोरिटी बेसिस सेट की जाती है वो कैसे सेट की जाती है। तो यहाँ पे अपन एक यूज करेंगे एबीसी, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, कि इनमें से पेशेंट को किस में प्रॉब्लम है, इनके अपन प्रायोरिटी बेसिस स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अपन बात करें कि मास्लो हायरार्की जो थ्योरी होती है उसके बारे में आपको यहाँ डिटेल से बताऊं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। मास्लो हायरार्की जो नियम है इसमें अंदर जो फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी की अपन बात करें, दूसरी प्रायोरिटी यहाँ पे रहने वाली है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड की अपन बात करें तो यहाँ पे लव एंड बिलोंगिनेस। फोर की अपन बात करें तो यहाँ पे आएगा सेल्फ स्टीम। 5 की अपन बात करें तो यहाँ पे आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस तरह से ये प्रायोरिटी, ये पिरामिड होता है एक तरह से। इस तरह से यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस मास्लो हायरार्की नियम के अकॉर्डिंग सेट की जाती है। सबसे पहले इसके अंदर फिजियोलॉजी के अंदर आ गया यहाँ पे फूड, वाटर, सेक्स, ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। क्लॉथ, रोटी, कपड़ा, मकान, ये इसके अंदर आता है। सेकंड की बात करें, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहता है पेशेंट, इसके बाद पर्सन। इसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस, अगर उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसके बाद वो चाहता है कि उससे कोई प्यार करे। इसके बाद सेल्फ स्टीम आएगा कि उसके पास पावर होना चाहिए। इसके बाद वो सोचता है कि मेरे पास यहाँ पे बहुत कुछ होना चाहिए। उसको एक तरह से रियलाइज हो जाता है कि मेरा क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, मैं किस लिए पैदा हुआ था। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज सेट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। एबीसी की बात करें तो यहाँ पे एयरवे हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। उसके बाद एयरवे ब्रीथिंग, एंड सर्कुलेशन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी प्रायोरिटी बेसिस के अंदर। आप सभी को ये क्वेश्चन इस तरह से हैंडल करने हैं एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं अपन। ऑप्शन डी, ए 78-year-old फीमेल क्लाइंट विथ प्रेशर अल्सर डेट नीड ड्रेसिंग चेंजेस, कि एक 78 ओल्ड फीमेल है
और उसको प्रेशर अल्सर जो इसको बेड्स और उसको नीड है ड्रेसिंग चेंज की, तो ये यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होने वाला, ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। ड्रेसिंग अगर थोड़ी बहुत लेट हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन खास आने वाला नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात करें, टीनेजर शेड्यूल फॉर फिजिकल थेरेपी दिस मॉर्निंग, की एक पेशेंट है, टीनेजर है, उसको फिजिकल थेरेपी के लिए शेड्यूल किया गया मॉर्निंग के अंदर। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी इसके अंदर प्रायोरिटी वाली बात नहीं है असेस फर्स्ट करने की। यहाँ पे किसी इसके अंदर एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे कोई भी एबनॉर्मलिटी देखने को नहीं मिल रही है। ऑप्शन अपन बी की बात करते हैं, तो ये तीन ऑप्शन ए, सी और डी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा बने गलत, इनको गलत साबित कर दिया है। ऑप्शन बी की बात करें, 35-year-old मेल विथ ट्रिकोस्टोमी एंड कोफिशियस सिक्रेशन, यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए ट्रिकोस्टोमी किससे रिलेटेड है। ट्रिकोस्टोमी किससे रिलेटेड है? रेस्पिरेशन से। और कोफिशियस सिक्रेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सिक्रेशन, थिक सिक्रेशन आ रहे हैं। थिक सिक्रेशन मतलब इस पेशेंट को रेस्पिरेशन लेने के अंदर यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी यहाँ पे ये होने वाली है कि एक तो उसको ट्रैकोस्टोमी लगी हुई, उससे उसका रेस्पिरेटरी एयरवे के अंदर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सीक्रेशन भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एबीसी और मास्लो हायरार्की नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन राइट होने वाला बी। इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर प्रायोरिटी सेट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, नर्स जीनस इंटर ए रूम एंड फाइंड ए क्लाइंट लेइंग ऑन द फ्लोर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। कि एक नर्स है जो रूम के अंदर इंटर करती है, वहां पे वो देखती है कि एक पेशेंट है वो फर्श पे पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कौन सा जो एक्शन है जो नर्स को सबसे पहले परफॉर्म करना चाहिए। वही यहाँ पे प्रायोरिटी बेसिस वाले क्वेश्चंस आजकल एग्जाम के अंदर जाने आने ज्यादा लगे हैं। तो वहां पे ऑप्शन सारे सही होते हैं, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि आप सबसे पहले कौन सा एक्शन करेंगे। वहां पे ऑप्शन कोई भी गलत नहीं देखने को मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करेंगे वो यहाँ पे देखने को, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अपन ऑप्शन डी की बात करें, आस्क द क्लाइंट व्हाट हैपेंड, कि अपन क्लाइंट से पूछेंगे कि क्या हुआ है। तो इसमें यहाँ पे जरूर थोड़ी है कि जो लेइंग पेशेंट पड़ा है वो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस है, तो अपन इसको अनकॉन्शियस मान के चलते हैं एक तरह से। तो पेशेंट से अपन पूछ नहीं सकते कि क्या हुआ है। ऑप्शन सी की बात है, असिस्ट द क्लाइंट बैक टू बेड, कि पेशेंट को असिस्ट करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी बेड पे वापस चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। सबसे पहले ये एक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होने वाला है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया। ऑप्शन ए की बात करते हैं, कॉल फॉर हेल्प टू गेट द क्लाइंट बैक इन बेड, कि किसी को बुलाएंगे, कॉल करेंगे हेल्प के लिए ताकि पेशेंट को वापस बेड पे लाया जा सके। तो इन सभी को करने की यहाँ पे पहले कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमेशा अनकॉन्शियस जो भी फ्लोर पे लेइंग पेशेंट होता है उनमें सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? रेस्पॉन्स। यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर इस्टेब्लिश पार्टी वेयर द क्लाइंट इज रेस्पॉन्सिव, अपन को ये सबसे पहले प्रायोरिटी करना पड़ेगा कि पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। रेस्पॉन्स चेक करने के लिए क्या करते हैं, पेशेंट के शोल्डर पे शोल्डर टैपिंग एंड से आर यू ओके, आर यू ओके, ये आपको पेशेंट के शोल्डर पे टैप करना है और आपको पेशेंट से ये क्वेश्चन करना है कि आर यू ओके, आर यू ओके। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं देता है तो आगे की जो प्रायोरिटी है वो सीपीआर वगैरह वो सब इसके बाद में किया जाता है। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स दे रहा है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे कि हो सकता है कई बार पेशेंट दारू पी के, कोई भी पर्सन दारू पी के रोड साइड पड़ा होता है, तो आपको ऐसे थोड़ी ना है कि पेशेंट पड़ा है और आप उसको सीपीआर देने लग गए, उससे पूछे भी नहीं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे नहीं होता है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले पेशेंट के अंदर हमेशा कोई भी रोड साइड पेशेंट पड़ा हो या फ्लोर पे कहीं पे भी पेशेंट
लेट रहा हो, तो सबसे पहले पेशेंट की रेस्पॉन्स चेक करना होता है। रेस्पॉन्स चेक करने का मेथड आपको बता दिया है। सबसे पहले इसमें प्राइवेसी इश्यू भी हो सकते हैं। फीमेल उनको आप बिना कंसेंट वगैरह टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे शोल्डर को टच करने में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। शोल्डर को टैप करना और पूछना है से आर यू ओके, आर यू ओके। अगर पेशेंट रेस्पॉन्स देता है कि हाँ आई एम ओके, तो आपको खास कुछ हेल्प करने की वहाँ पे जरूरत नहीं होती है। थोड़ा बहुत आपको असिस्ट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नर्स पॉल इज डेवलपिंग ए केयर प्लान फॉर ए क्लाइंट आफ्टर bariatric सर्जरी फॉर morbid obesity. The nurse should include which of the following on the care plan as priority complication to prevent. कि पेशेंट जिसको एक पेशेंट है जिसको बैरियाटिक सर्जरी हो चुकी है। बैरियाटिक सर्जरी किस लिए की जाती है? ओबेसिटी को कम करने के लिए बैरियाटिक सर्जरी की जाती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि नर्स इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन को सबसे बचाने के लिए सबसे प्रायोरिटी के अंदर यहाँ पे रखे कि पेशेंट को कौन सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो सकता है। तो ऑप्शन अगर अपन डी की बात करें, थ्रोम्बोफेलेबाइटिस, प्रायोरिटी यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी है। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस सर्जरी के बाद में हो सकता है। सर्जरी कॉम्प्लिकेशन के अंदर थ्रोम्बोफेलेबाइटिस भी आता है, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी कंसर्न नहीं बनने वाला। डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन पेशेंट के अंदर में भी अकर सर्जरी हुई है तो पेशेंट सर्जरी के बाद स्लाइटली डिप्रेशन के अंदर जा सकता है। पेन है तो यहाँ पे ये पेन, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस, ये सब आपको सर्जरी के 6 मंथ तक देखने को मिल सकते हैं। 6 मंथ तक यहाँ पे पेन, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस और बॉडी में डिस्टर्ब ये आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे वुंड इन्फेक्शन है, यहाँ पे प्रायोरिटी कॉम्प्लिकेशन रहेगा, प्रिवेंट करना है उसको। तो यहाँ पे जो वुंड इन्फेक्शन है, अगर वुंड इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। बहुत सारे सेप्टिसीमिया हो सकता है, उसको सेप्टिसीमिया हो सकता है। तो ये वुंड इन्फेक्शन है, इसको अपन को सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स यूज करेंगे, ड्रेसिंग स्टाइल ड्रेसिंग, टाइम टू टाइम उसकी ड्रेसिंग करेंगे। इसके बाद सेप्टिक टेक्निक यूज करनी है, वुंड को क्लीन करते टाइम, ड्रेसिंग करते टाइम। तो इन सब चीजों से वुंड इन्फेक्शन को फर्दर कॉम्प्लिकेशन, बहुत ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट प्रेजेंट टू इमरजेंसी रूम विथ डिस्निया, चेस्ट पेन एंड सिनकोफ। क्या क्या देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर? डिस्निया, चेस्ट पेन एंड सिनकोफ। सिनकोफ का मतलब होता है चक्कर आना। यहाँ पे सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को, सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। द नर्स assess the client and note that the following assessment cues: pale, diaphoretic blood pressure 90/60, respiration है यहाँ पे 33. The client is also anxious and fearing death. What action should the nurse take first? यहाँ पे अगर अपन देखें कि पेशेंट जो इमरजेंसी के अंदर प्रेजेंट हुआ है उसको डिस्निया देखने को मिला है, चेस्ट पेन है, सिनकोफ है। इसके अलावा अपन बात करें बीपी, तो यहाँ पे बीपी 90/60 दे रखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है हाइपोटेंशन पेशेंट को यहाँ पे है। इसके अलावा अपन बात करें पेल है, पेशेंट का जो कलर है वो पेल है। डायफोरेटिक है, मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है। एंजियस पेशेंट है एंड फियरिंग ऑफ डेथ है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन लेके पेशेंट इमरजेंसी के अंदर भर्ती हुआ है। रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन तो यहाँ पे 33 दे रखा है। नॉर्मल रेस्पिरेशन की अपन बात करें तो 12 से लेकर 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। तो यहाँ पे ये भी अब नॉर्मल चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये सब आपको दे रखे हैं। तो इनके अंदर आपको पूछा गया है कि व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट। इन सब के साथ अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो आप कौन सा एक्शन है वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे।
क्वेश्चन देखते हैं अपन, ऑप्शन देखते हैं। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, तो पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले पेशेंट को पेन मेडिकेशन देना जरूरी नहीं है। फर्स्ट एक्शन यहाँ पे नहीं रहने वाला है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड, आईवी फ्लूइड देंगे क्योंकि यहाँ पे बीपी है, वो हाइपोटेंशन में जा रहा है पेशेंट, हाइपोटेंशन। लेकिन यहाँ पे वही है कि यहाँ पे आपको प्रायोरिटी सेट करनी है, तो ए ऑप्शन तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन, यहाँ पे सबसे पहले अपन आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेंशन दे रखा है, 90/60 है, ये हाइपोटेंशन है, लो बीपी है। लेकिन सबसे फर्स्ट एक्शन यहाँ पे आईवी फ्लूइड यहाँ पे नहीं रहने वाला है। ऑप्शन सी की बात करें, एडमिनिस्टर डोपामिन। डोपामिन क्या होता है? डोपामिन क्या होता है? डोपामिन वैसो स्टूमुलेंट होता है, वैसो स्टूमुलेंट होता है। किस लिए काम करते हैं? इंक्रीज बीपी के लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए डोपामिन यूज किया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें, डोपामिन जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको भी स्टिमुलेट करता है, जिससे कि बीपी बढ़ता है। तो यहाँ पे बीपी बढ़ाना फर्स्ट प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ये सब चीजें अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले पेशेंट का यहाँ पे एबीसी के अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। तो एबीसी के अकॉर्डिंग देखेंगे एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो यहाँ पे ब्रीथिंग पैटर्न के अंदर यहाँ पे रेस्पिरेशन 33 है, 33 रेस्पिरेशन है, वो एक अब नॉर्मल है। पेशेंट को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, उससे उसकी जो रेस्पिरेशन रेट है वो यहाँ पे बढ़ रही है। तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। ऑक्सीजन देंगे अपन उसको, जिससे कि उसकी ऑक्सीजन डिमांड है वो प्रॉपर ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड उसकी कंप्लीट करेंगे। ऑक्सीजन डिमांड उसकी कंप्लीट करेंगे यहाँ पे किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। उसके बाद सब चीजें की जाएंगी, एडमिनिस्टर डोपामिन भी करेंगे, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड भी करेंगे, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन भी यहाँ पे अपन करने वाले हैं। इस तरह से यहाँ पे प्रायोरिटी सेट की जाती है। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि जो सेकंड प्रायोरिटीज हैं वो यहाँ पे कैसे सेट की जाती है। इसकी मैं आपको अभी ट्रिक बता देता हूँ। सेकंड प्रायोरिटी के लिए अपन एक ट्रिक यूज करते हैं, MAAUR। सब इसके अंदर देखते हैं, फर्स्ट टाइम इसका क्या करेंगे, मेंटल स्टेटस, मेंटल मेंटल स्टेटस को फोकस करना है। दूसरी अपन प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे एक्यूट जो पेन होता है, एक्यूट पेन मैनेजमेंट करेंगे अपन, पेन मैनेजमेंट। ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला, इन चीजों को आप अपना नोट्स बना के फर्दर रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। जो सेकंड ए है उसका एक्यूट इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन, एक्यूट इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन। इन चीजों को प्रायोरिटी के अंदर आपको इंक्लूड करना है। यू की बात करें तो अपन इसके अंदर अनरिजोल्व्ड एंड अनएड्रेस नीड, जो उसकी अनरिजोल्व नीड है उनको यहाँ पे कंप्लीट करना है। और आर का फोर है रिस्क, कि उस पेशेंट को कौन कौन से रिस्क यहाँ पे होने वाले हैं, उन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसका पॉइंट सेकंड प्रायोरिटी नीड इंक्लूड, सेकंड प्रायोरिटी नीड इंक्लूड। इस तरह से आप इसको अपन कॉपी में लिख लीजिए, कहीं नोट्स बना लीजिए, आपको इन फ्यूचर काम आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये सब चीजें यूज की जाती हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको बता दिया कि एबीसी और मास्लो हायरार्की नियम के अकॉर्डिंग सब चीजों को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेवर गिव अप। आप यहाँ तक आप वीडियो देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको कभी भी जिंदगी में हार नहीं माननी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, न स्पिरिटो रिसीव
on 11-month-old child with a fracture of the left femur on the pediatric unit, which action is important for the nurse to take first? कि इनमें से कौन सा जो एक्शन है वो यहाँ पे सबसे फर्स्ट यहाँ पे रहने वाला है? तो यहाँ पे देखो 11 मंथ है, 11 मंथ ओल्ड है, चाइल्ड की उम्र कितनी 11 मंथ, और पेशेंट का जो डायग्नोसिस फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट फीमर ऑन पीडियाट्रिक यूनिट। सबसे पहले कौन सा एक्शन इंपॉर्टेंट होने वाला है? एक ही बात करते हैं, कॉल फॉर ए सोशल वर्कर टू मीट विथ द फैमिली, कि एक सोशल वर्कर को कॉल करेंगे जो कि फैमिली से मीटिंग करेगा। तो यहाँ पे ये एक्शन फर्स्ट होने वाला नहीं है। ऑप्शन बी की बात करें, चेक द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर, कि वाइटल साइन यहाँ पे पेशेंट के सबसे पहले लेंगे। तो इस केस के अंदर यहाँ क्या है, थोड़ा सा सिनेरियो अलग टाइप का है, आपको ये क्वेश्चन अलग टाइप को देखने का मिलेगा। क्या के अंदर यहाँ पे ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं रहने वाली है। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। एडमिशन पेन मेडिकेशंस, तो यहाँ पे एडमिशन पेन मेडिकेशन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहने वाली है। ऑप्शन डी है, स्पीक विद द पेरेंट अबाउट हाउ द फ्रैक्चर अकर्ड, कि ऑप्शन डी यहाँ पे रहने वाला कि पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछना है कि फ्रैक्चर है वो कैसे अकर्ड हुआ है, क्यों हुआ है। कि अगर 11 जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनके साथ क्या है कि एब्यूज हो जाता है कई बार, कि पेरेंट्स है वो बच्चे को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर जिसको एमएलसी अपन बोल सकते हैं, एमएलसी, एमएलसी भी यहाँ पे कभी कभी करवाएं, मेडिको लीगल केस। तो अपन सबसे पहले पेशेंट्स के पेरेंट्स से पूछेंगे कि ये फ्रैक्चर हुआ कैसे है, तो उनसे अच्छे से हिस्ट्री लेनी, इसके बाद अपन ये सारे काम करेंगे। उसके बाद अपन जैसे मैंने बताया सेकंड प्रायोरिटी के अंदर पेन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे ये करेंगे, पेन मेडिकेशन देंगे, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब चीजें यहाँ पे अपन टेम्परेचर, ये सब चीजें मॉनिटर करेंगे। वाइटल साइन हमेशा मॉनिटर फर्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी रखता है पेशेंट्स के केयर के अंदर। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि उनसे अच्छे से लेना, पूछना है कि पेशेंट्स के साथ, बच्चे के साथ कोई अबनॉर्मल घटना तो नहीं हुई है। तो इन सब चीजों का यहाँ पे सबसे पहले, अगर कोई भी बच्चा अगर किसी अबनॉर्मल कंडीशन के साथ आपके पास इमरजेंसी में आता है, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दें। जैसे कभी होता है कि कभी होता है कि 5 साल की फीमेल चाइल्ड है, वो इमरजेंसी के अंदर आई है, उसके जो क्लोथ हैं वहां पे आपको वेजाइनल ब्लीडिंग थोड़ी देखने को मिलती है, तो आप सस्पेक्ट करते हैं कि इस बच्चे के साथ कुछ अलग हुआ है। तो आपको सबसे पहले पेरेंट्स से पूछना है। इसके अलावा आपको मेडिकल लीगल एमएलसी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है कि इस बच्चे के साथ मिस ओपनिंग होने के बहुत ज्यादा चांस बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नर्स स्काई is assigned to the cardiac unit caring for 4 clients. He is preparing to do initial round. Which client should the nurse assess first? कि जो नर्स स्काई है वो केयर कर रही है कार्डियक यूनिट के अंदर, उसको 4 पेशेंट मिले हुए हैं और वो इनिशियल राउंड के लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो इन चारों पेशेंट के अंदर से कौन से पेशेंट को सबसे पहले असेस करेगी? सबसे पहले असेस करना चाहिए उसको ऑप्शन ऑप्शन ए की अपन बात करें, एक क्लाइंट शेड्यूल फॉर कार्डिक अल्ट्रासाउंड दिस मॉर्निंग, कि एक पेशेंट है उसका कार्डिक अल्ट्रासाउंड शेड्यूल है इस मॉर्निंग के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी इमरजेंट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन कोई भी नहीं है, एबीसी यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। एबीसी की यहाँ पे कोई भी रेस्पिरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रीथिंग के अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। ऑप्शन बी की बात, तो ऑप्शन ए यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी की बात करें, क्लाइंट विद सिनकॉफ बीइंग डिस्चार्ज टुडे, एक पेशेंट है जिसको चक्कर आ रहे हैं और लेकिन वो आज डिस्चार्ज होने जा रहा है। तो डिस्चार्ज होने जा रहा है तो पेशेंट इतना तो स्टेबल है कि उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, इसीलिए उसका डिस्चार्ज प्लान आज किया गया है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाता है। ऑप्शन डी की बात में, क्लाइंट विद डायबिटिक फुट अल्सर दैट नीड ए ड्रेसिंग चेंज, एक पेशेंट को डायबिटिक फुट अल्सर है और उसको ड्रेसिंग चेंजेस की यहाँ पे आज नीड है, तो यहाँ ड्रेसिंग चेंज के अंदर डिले किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये प्रायोरिटी नर्स को सबसे पहले ये देखने की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है।
तो ये डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। सी ऑप्शन की बात करें अपन, ए क्लाइंट विद क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस ऑन नेजल ऑक्सीजन, कि पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकोटाइटिस है और वो नेजल कैनुला के ऊपर ऑक्सीजन और नेजल कैनुला से ऑक्सीजन प्राप्त करा, तो यहाँ पे एयरवे एबीसी के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे राइट जा रहा है। एयरवे ब्रीथिंग एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिससे कि पेशेंट का एयरवे और जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस वजह से प्रायोरिटी यहाँ पे सबसे पहले इस पेशेंट को असेस करेगी कि हाँ कितने ऑक्सीजन पे चल रहा है, कितना SpO2 ये पेशेंट है जो मेंटेन कर रहा है, कितने लीटर ऑक्सीजन के साथ मेंटेन कर रहा है। जैसे कि नॉर्मल रेस्पिरेशन की नॉर्मल SpO2 की बात करें तो 95 से 100% होना चाहिए, विदाउट रूम एयर पे होना चाहिए। अगर पेशेंट का कोई भी ऑक्सीजन मेथड डिलीवरी मेथड नहीं लग रहा है और आपको अगर चार्ट के अंदर वगैरह के अंदर आपको SpO2 लिखना है, तो जैसे 98 है तो 98% ऑन RA का मतलब होता है रूम एयर। तो आपके फाइल के अंदर नर्सिंग नोट्स के अंदर या फिर वाइटल साइन जहाँ पे आप मॉनिटर करते हैं, जहाँ पे आप रिटर्न करते हैं, राइट करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज मेंशन करती होती है ताकि डॉक्टर को पता चले कि विदाउट ऑक्सीजन के पेशेंट 98% SpO2 है वो मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। A nurse enter a room and find a patient laying face down on the floor and bleeding from guts in head. Which action should the nurse perform first? कि एक नर्स है जो रूम के अंदर इंटर करती है, वहां देखती है कि पेशेंट है वो फेस को लेइंग डाउन करके वहां फ्लोर पे लेटा हुआ है और उसके हेड से है वो ब्लीडिंग हो रही है, तो नर्स सबसे पहले कौन सा एक्शन यहाँ पे करेगी, कौन सा सबसे नर्स एक्शन लेगी? ऑप्शन डी की बात करते हैं अपन। ऑप्शन डी, do out in hall to get the nursing assistant to stay with the client while the nurse call the physician। कि वो नर्सिंग असिस्टेंट को बोलेगी कि आप यहाँ हॉल के अंदर आके खड़े हो जाओ, तब तक मैं जो फिजिशियन को कॉल करती हूँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं होने वाला है, नर्स वहां से छोड़ के नहीं जा सकती इस कंडीशन के अंदर, तो ऑप्शन डी इलिमिनेट हो गए। टर्न द क्लाइंट फेस अप टू असेस, कि पेशेंट जो जो पेशेंट का फेस है उसको टर्न करेगी असेसमेंट के लिए, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी। हालांकि ये एक्शन के अंदर आएगा, ये करना होता है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पूछेगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं होने वाला है। पुश द कॉल बटन फॉर हेल्प, कॉल बटन हेल्प के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बनेगी। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या बनेगी इसके अंदर? डिटरमाइन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट का क्या करना होगा? चेक करना होगा रेस्पॉन्स, जैसा मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, रेस्पॉन्स चेक करना होगा। रेस्पॉन्स चेक करने का मतलब होता है एक तरह से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर ही अगर लेवल ऑफ रेस्पॉन्स बोल देता डिटरमाइन द रेस्पॉन्सिवनेस, तो यहाँ पे आंसर रेस्पॉन्सनेस भी हो जाता है। यहाँ पे ओब्लिक कर सकते हैं कि आपको कहीं अगर कॉन्शियसनेस देखने को मिले तो यहाँ पे रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो हमेशा ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना होता है। LOC भी शॉर्ट में आपको देखने को मिल सकता है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहले प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यहाँ पे आंसर जाने वाला है ए, डिटरमाइन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। सबसे पहले उसका कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे। अगर मान लो पेशेंट कॉन्शियस लेवल चेक करने का मैंने बताया, रेस्पॉन्स चेक करने के लिए होता है शोल्डर टैप, शोल्डर टैपिंग, शोल्डर टैपिंग एंड से टू क्लाइंट आर यू ओके, आर यू ओके। अगर ये पेशेंट नहीं दे रहा है रेस्पॉन्स तो उसको अपन अनकॉन्शियस के अंदर कंसिडर करेंगे। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। ए नर्स अडोनाई इज वर्किंग ऑन द नाइट शिफ्ट विथ ए नर्सिंग असिस्टेंट, कि एक नर्स है जो नर्सिंग असिस्टेंट के साथ नाइट शिफ्ट के अंदर ड्यूटी कर रही है। द नर्सिंग असिस्टेंट कम टू द नर्स stating that the other nurse working on the unit is not assessing a client with abdominal pain despite multiple requests। वो नर्सिंग असिस्टेंट है, वो आके उस नर्स को बोलता है कि जो दूसरी नर्स है उसको एक पेशेंट बार बार एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो दूसरी नर्स है उसकी मल्टीपल रिक्वेस्ट करने के बाद भी उस पेशेंट का असेस नहीं कर रही है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स इज बेस्ट, नर्स के द्वारा इस कंडीशन के अंदर कौन सा एक्शन किया जाएगा? ऑप्शन ए, आस्क द अदर नर्स इफ शी नीड हेल्प, कि दूसरी नर्स से हेल्प का पूछेगी कि अगर उसको हेल्प की नीड हो
तो वो उसकी हेल्प के लिए उससे पूछेगी। तो यहाँ पे ये आंसर राइट नहीं होने वाला है, ये बेस्ट एक्शन नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी की बात करें, असेस द क्लाइंट एंड लेट द अदर नर्स नो व्हाट शुड बी डन। असेस करेगी क्लाइंट को एंड जो दूसरी नर्स है उसको बताएगी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। ऐसा भी नहीं होने वाला है, ये एक्शन बेस्ट एक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। आस्क द क्लाइंट इफ ही इज सेटिस्फाइड विथ हिज केयर, कि वो पेशेंट से पूछेगी कि वो उसकी केयर, जो दूसरी नर्स है जो उसको बार बार मल्टीपल रिक्वेस्ट करने के बाद भी देख नहीं रही है एब्डोमिनल पेन होने के बावजूद, तो क्या वो पूछेगी कि क्या आप इसकी केयर से सेटिस्फाई हो। ये भी नर्स का बेस्ट एक्शन नहीं होने वाला है। ऑप्शन डी यहाँ पे, कॉन्टेक्ट द नर्सिंग सुपरवाइजर टू एड्रेस दिस सिचुएशन, कि वो नर्सिंग सुपरवाइजर से कांटेक्ट करेगी और बोलेगी कि इस सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन है, इसको आप मॉनिटर कीजिए। ये सारे काम जो नर्सिंग के जो वर्क है, नर्सिंग जो नर्स होती है उसके जो वर्क को सुपरविजन करता है वो नर्सिंग सुपरवाइजर होता है। नर्सिंग सुपरवाइजर को वो कांटेक्ट करेगी और उसको जो कंडीशन है उसको ये बताएगी। तो जो नर्सिंग सुपरवाइजर है वो अपना ओपिनियन देगा, अपना जो भी एक्शन है वो वहाँ पे रिलीवेंट एक्शन है वो वहाँ पे नर्सिंग सुपरवाइजर ले पाएगा। Of question number 10, next question by nurse V1 is reviewing immunization with the caregiver of a 72-year-old client with a history of cerebrovascular disease. The caregiver learns which immunization is priority for the client. कि जो नर्स है, नर्स विवान है, वो केयर गिवर है, 72 ईयर ओल्ड पेशेंट को वो केयर दे रही है जिसकी हिस्ट्री है सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज, जिसको बोला जाता है सीवीए, सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक तो द नर्स केयर विल लर्न विच इम्यूनाइजेशन प्रायोरिटी फॉर द क्लाइंट। तो नर्स को पता होना चाहिए कि इनमें से जो कौन सा जो वैक्सीन है वो इस पेशेंट के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी उसको ये जो इम्यूनाइजेशन, ये जो वैक्सीन है वो उसको मिलना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, तो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन 72 ईयर के अंदर मैंडेटरी नहीं होता है। हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, 5 टाइप का हेपेटाइटिस होता है। ऑप्शन हेपेटाइटिस ए और जो ई है वो क्या होते हैं, फीको ओरल रूट से फैलते हैं, ए और ई। फीको फीको ओरल रूट से ये फैलते हैं, और बाकी जो है बाकी वो ब्लड एंड बॉडी सिक्रेशन से यहाँ पे ब्लड के द्वारा यहाँ पे फैलते हैं। बॉडी सिक्रेशन से यहाँ पे ए और ई यहाँ पे फैलते हैं, ए और ई हेपेटाइटिस है वो फैलते हैं। बी हेपेटाइटिस है वो एक डीएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस। ये आपसे एक्स्ट्रा, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आपसे एग्जाम के अंदर ही पूछे जा चुके हैं इसलिए बता रहा हूँ। ऑप्शन बी की बात करें, लाइम डिजीज वैक्सीन, लाइम डिजीज का वैक्सीन 72 ईयर के अंदर इतना मैंडेटरी नहीं होता है, तो प्रायोरिटी एक्शन यहाँ पे, फर्स्ट प्रायोरिटी इम्यूनाइजेशन यहाँ पे नहीं रहने वाला। लाइम डिजीज है वो किससे फैलती है आपसे पूछा जा सकता है। तो लाइम डिजीज का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है बोरेला, आपसे पूछा जा सकता है बुर्गो बुर्गोडो रेफेरी, ये आपसे पूछा जा सकता है लाइम डिजीज किससे फैलता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी, ए, बी और ये एडल्ट के अंदर इम्पोर्टेंसी रखते हैं। 72 ईयर ओल्ड पेशेंट के अंदर यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी नहीं बनते हैं। न्यूमोकोकल वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे राइट आंसर ये न्यूमोकोकल वैक्सीन है। वो मोर देन जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है उसकी बात करें अपन, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है, न्यूमोकोकल वैक्सीन, ये अगर ग्रेटर देन 65 ईयर्स, 60 से 65 ईयर जो ओल्ड पीपुल्स होते हैं उनको ये ज्यादा जरूरी होती है, प्रायोरिटी होती है इनके अंदर, प्रायोरिटी। इसके अंदर, इसके अलावा, इसके न्यूमोकोकल के अलावा यहाँ पे हर्पी जोस्टर का जो वैक्सीन होता है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हर्पी जोस्टर
उसका वैक्सीन है वो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है इस एज के अंदर। वैक्सीन का अगर अपन नाम की बात करें तो यहाँ पे न्यूमोकोकल वैक्सीन कौन सा, न्यूमोकोकल वैक्सीन PPSV23 यहाँ पे यूज किया जाता है। फीमेल ओल्डर ओल्डर एज के अंदर ये जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपको कमेंट के अंदर, जिसका आंसर आपको कमेंट के अंदर लिखना है। You are admitting a patient for whom a diagnosis of pulmonary embolism must be ruled out. The patient is history and assessment reveal of all these findings. Which findings suspect the diagnosis of pulmonary embolism? इनके अंदर एक पेशेंट है जिसको प्रिलिमिनरी एम्बोलिज्म को रूल आउट करने के लिए एडमिट किया गया है, तो इसके अंदर कौन सी असेसमेंट और हिस्ट्री होगी जिसके अंदर जो सपोर्ट करता है कि इस पेशेंट को प्रिलिमिनरी एम्बोलिज्म हो चुका होने की फुल संभावना है। तो आपको इसका आंसर कमेंट के अंदर कमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी क्लास के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।